हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कॉम्बिनेशन के ऊपर। मीन्स कि बीपीएससी टीआरई थर्ड या फोर्थ में अगर आप बैठने वाले हैं, या टीआरई थर्ड तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा अगर आप टीआरई थर्ड देने वाले हो तो, या आप टीआरई फोर देने वाले हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। स्टेट पेपर देने से पहले आपको क्लियर करना होता है कि आप मैथ से मतलब टीजीटी में बैठोगे या साइंस से बैठोगे। स्टेट का पेपर देने से पहले ही क्लियर करना पड़ता है अपना कॉम्बिनेशन, क्योंकि जिस पेपर से आप पास करोगे अपना स्टेट, और उसी पेपर में आपको देना होता है बीपीएससी टीआरई का जो पेपर होता है वो। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली अपने एग्ज़ाम सेंटर पे भी मिला और देखा सुना कि उनका कॉम्बिनेशन बन रहा था मैथ्स में, लेकिन वो स्टेट दे चुके हैं साइंस से, और साइंस से वो पेपर देने बीपीएससी का पहुँचे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आपके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। तो इसलिए उससे पहले ही आप अपना अलर्ट हो जाओ कि आपका जो कॉम्बिनेशन है किस सब्जेक्ट में बन रहा है, उसी सब्जेक्ट से आप स्टेट दो और उसी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करो, ताकि आपका टाइम और अटेम्प्ट ना ख़राब हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो, पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सोचते हो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम और पैसा खर्च होता है, और उसके बावजूद भी आपको ये लगे कि ये एग्ज़ाम निकलने के बाद भी आपको लगे कि हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं था, इसलिए हमें ज्वाइनिंग नहीं मिला, तो सोचो कितना दुख होगा। तो इसलिए पहले ही से आप अपना कॉम्बिनेशन ठीक ठाक से पता करके और उसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेट दो, उसके बाद अपनी आगे की प्रिपरेशन करो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ऐसे तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ों को सुनते हैं, इन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को अगर देखते होंगे तो उन्हें ज़रूर पता चला होगा। बहुत पहले ही मैंने बात करा था वीडियो में कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि मैंने अपना खुद का कॉम्बिनेशन बताया हुआ था कि मेरा जो है वो ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स रहा, लेकिन मेरा जो कॉम्बिनेशन है मैथ्स के साथ बना। क्यों बना, कैसे बना, तो ये सब मैंने बताया था। तो उसमें मैंने क्लियर किया था साइंस और मैथ्स को लेकर। तो शायद आप सभी लोग नहीं देखे होंगे, इसलिए कमेंट्स किए होंगे कॉम्बिनेशन को लेकर, या जो आगे आने वाले हैं भविष्य के जो एस्पिरेंट्स हैं और भविष्य में जो बीपीएससी टीआरई में बैठने वाले हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप स्टेट अगर देना तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्लियर कर देना, तब आप देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, साइंस और मैथ्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैथ्स से आप एलिजिबल तभी रहोगे जब आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा हुआ हो। पढ़ा हुआ हो का मतलब ये नहीं कि 3 साल हो, आप 1 साल मैथ्स पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो, या आप 3 साल पढ़े हो। ग्रेजुएशन में आप पढ़े हो तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हो। जैसे मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, तो मैं ग्रेजुएशन में 3 साल फिजिक्स पढ़ी, लेकिन मैथ्स हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा था, इस वजह से मैथ्स में मैं एलिजिबल हो गई। ठीक है, तो मैथ्स में आपका क्लियर हो गया। मैथ्स आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से भी ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, लेकिन साथ में मैथ्स आप पढ़े हो, तो मैथ्स से आप एलिजिबल हो। साइंस एलिजिबल होने के लिए बायो होना चाहिए, बॉटनी या जूलॉजी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो जिनका अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो उनका बायो नहीं हो पाता है, मैथ्स उनका हो जाता है, तो इसलिए उनका साइंस से कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, मैथ्स से बनता है। अगर मान लो आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, देखो केमिस्ट्री वाले लोगों को तो ये देखना है ना कि आपका क्या पढ़ा हुआ है। मान लो केमिस्ट्री के साथ साथ आप बायो पढ़े हो, ठीक है, बायो, तो फिर आप साइंस से एलिजिबल हो। और केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आप मैथ्स पढ़े हो ग्रेजुएशन में, तो फिर आप मैथ्स से एलिजिबल हो। तो आपको ये देखना है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, केवल ऑनर्स नहीं देखना है। ऑनर्स तो आपका हो गया केमिस्ट्री, लेकिन उसके साथ आपने मैथ्स पढ़ा है कि बायो पढ़ा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ वो बायो भी लेते हैं और बहुत सारे मैथ्स भी लेते हैं, तो डिपेंड उस पर करता है। और फिजिक्स ऑनर्स वाले के साथ तो मैथ्स रहता ही है, तो इसलिए वो मैथ्स में एलिजिबल हो गए। फिजिक्स ऑनर्स वाले बायो नहीं लेते, बायो उनका नहीं होता है ग्रेजुएशन में, तो वो साइंस से एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जो बायो से हैं, जिनका मतलब ग्रेजुएशन बायो से हुआ होगा, चाहे वो आपका जूलॉजी हो या बॉटनी हो, तो आप तो श्योर हो ही। आप तो ग्रेजुएशन में जब बॉटनी पढ़े हो या जूलॉजी पढ़े हो, तो आपका कॉम्बिनेशन तो ठीक है साइंस के लिए, तो आपको तो श्योर है। लेकिन यहाँ जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं और जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं, उनके साथ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
बाकी जो मैथ्स ऑनर्स के हैं तो उनका भी क्लियर है कि उनका मैथ्स से कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो बायो वाले हैं उनका क्लियर है कि उनका साइंस से बनेगा। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पर डिपेंड करता है कि उनका ग्रेजुएशन में क्या और पढ़ा हुआ है। साइंस सिंपल सी बात है कि साइंस से आप स्टेट तभी दोगी जब आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो 1 साल आप पढ़े हो या 2 साल पढ़े हो या 3 साल या 4 साल जो भी है, लेकिन आपका पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स से आप एलिजिबल तभी हो, आपका ऑनर्स कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, चाहे आप सब्सिडरी के रूप में पढ़े हो चाहे आप ऑनर्स के रूप में पढ़े हो, लेकिन आपका पढ़ा होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई के लिए यही कॉम्बिनेशन है, स्टेट के लिए यही है। तो इसी कॉम्बिनेशन के तहत आप अपने स्टेट पास करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप बीपीएससी भी देते हो। अब किसी भाई ने कमेंट्स करा था कि बीपीएससी टीआरई का जो पेपर है प्री और मेंस 2 फॉर्म में होगा, मतलब प्री भी होगा मेंस भी होगा। देखो अभी तक तो इस न्यूज़ के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला कि मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियली नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर इधर उधर से जानकारी भी मिली है तो देखो, मतलब एक होता है ना कि ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर जानकारी मिली है तो उसको आप एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर रख भी सकते हो। लेकिन मुझे कोई भी ओरिजिनल सोर्सेज से ये जानकारी मिली नहीं कि बीपीएससी टीआरई में 2 बार एग्ज़ाम होगा, या ऑफिशियल हमने नोटिफिकेशन अभी तक पढ़ा नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ, ठीक है। आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। बात रही कि किसी ने ये बोला, उन्होंने ही ये बोला कि आप सभी लोग लकी हो, मतलब किसी और ने कमेंट्स करा था कि आप सभी लोग लकी हो जो टीआरई 1 में टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि अब तो प्री और मेंस 2-2 एग्ज़ाम होगा, तो 90% लोग तो फेल हो जाते हैं अगर अभी वो एग्ज़ाम देते तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि सोचने का जो हमारा एंगल है अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो हम सोचेंगे कि हमारा पहले 2009 में एग्ज़ाम हो गया रहता, 2010 में, 2012 में, 2014 में हम टीचर बन गए होते, उसी टाइम हमारा, इससे पहले और 10 साल पहले मेरा जन्म हो गया रहता, ठीक है, और 10 साल पहले ही सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अगर मैं जॉब कर रही होती तो अब से इतने पैसे भी अर्न कर ली होती। तो ये कोई मतलब नहीं है सोचने का, ठीक है। कहने का मतलब समय समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा पहले वाले लोगों को तो बेनिफिट हो गया, पहले वाले लोगों के साथ तो ऐसा हुआ। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है भविष्य में जो आगे आने वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, जो बाद वाले लोग हैं वो सोचे कि वो हमें भी ऐसे बेनिफिट मिलना चाहिए। आप सोचो, जब हम सभी लोग ग्रेजुएशन करके निकल गए, मैट्रिक करके निकल गए, इंटर करके निकल गए, तो सरकार ने ऐसे स्कीम लाया, सरकार ने पैसे देना शुरू किया कि जो फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे इंटर में उनको इतना पैसा, ग्रेजुएशन में उनको 50,000 मिलेगा। अब हम सोचे कि काश मैं और 2 साल बाद ग्रेजुएशन की होती तो मुझे भी ये मिलता बेनिफिट। ऐसा अगर मैं सोचूं तो क्या ये सही है मेरा सोचना? नहीं। समय समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, और उस दौर में जो रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, तो हमें मतलब कभी भी दुख नहीं जताना चाहिए और कभी भी इस तरीके का नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे हो गया रहता तो ऐसे होता, वैसे हो गया रहता तो वैसे होता, ठीक है। हर समय वो उस समय के अकॉर्डिंग वो परिस्थितियाँ उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप ये समझो कि चैलेंजिंग ही रहा है। और अभी के टाइम में अगर हम बात करें कि प्री और मेंस भी होता है तो क्या दिक्कत है, सभी के लिए होगा, सभी एग्जाम में बैठेंगे, मतलब जो भी सिचुएशन होगा क्रिएट तो सबके लिए होगा ना, इक्वल होगा। किसी सिंगल पर्सन के लिए तो होगा नहीं कि 90% फेल कर जाएंगे, 10% पास करेंगे, जो भी होगा सबके लिए होगा। और जो भी सीट वैकेंट होती है उसी पर सभी की कंपटीशन जो होगी, सभी लोग उसी पर फाइट करेंगे, तो फिर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो जो भी होता है, जैसे मान लो प्री मेंस होता है तो जो लोग अभी मान लो देने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3rd 4th, अगर वो बैठेंगे अब वो सोचेंगे कि हाय राम ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। वो सिचुएशन सबके लिए है, क्यों अभी भी इस सिचुएशन में भी हाँ हो सकता है कि हम लोगों को फाइट करना पड़े, तो नहीं करेंगे। अब मान लो कि जो नियोजित शिक्षक थे, जब उनकी एग्ज़ाम की बात की गई तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग फिर से एग्ज़ाम क्यों देंगे, नहीं देंगे। मान लो एग्ज़ाम हुआ ही तो क्या सभी लोग क्वालिफाई नहीं किए? अच्छे मार्क्स से सब लोग क्वालिफाई तो किए, सब तो पेपर दिए। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब जिसके सामने जैसे सिचुएशन आता है ना, वो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करता है और उस को फेस कर लेता है। जब जिसको जॉब चाहिए, जो पढ़ ही रहा है, मेहनत कर ही रहा है, तो तुम 2 एग्ज़ाम लो या 4 एग्ज़ाम लो, क्या फ़र्क पड़ता है?
जब हमें मेहनत ही करना है तो भाई सबसे लेगा ना, केवल सिंगल मुझसे अगर लेगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन सभी को 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, सभी को 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, 10 एग्ज़ाम ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो हम सभी लोगों को इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यही लगता है कि जिसके समय में जो परिवर्तन है, जो सिचुएशन है, उसको फेस करने के लिए अपने आप को हमेशा हर समय हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार रखना चाहिए। बस ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो गया, हमारे समय तो ऐसा हुआ, हमारे समय तो ऐसा हुआ, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप प्रिपरेशन करो, आप पॉजिटिव रहो, चाहे आपसे 2 एग्ज़ाम लिया जाए, 4 एग्ज़ाम लिया जाए, बिल्कुल आप पास करोगे। अभी के समय में मान लो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि हर ईयर टीचर को एग्ज़ाम देना पड़े, हर साल एग्ज़ाम देना पड़े और जो क्वालिफाई करेंगे वही टीचर बने रहेंगे। कुछ भी हमारे करने में परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। तो जो भी परिवर्तन होगा तो क्या अब हम सभी लोग उस परिवर्तन से भागने लगेंगे, नेगेटिव होने लगेंगे? तो ये हमारा कोई सोल्यूशन है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पहले मान लो कट ऑफ बहुत कम जाता था बीपीएससी में, जो बीपीएससी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, और अब ज़्यादा। तो अब हम बोले कि जो पहले वाले लोग ऑफिसर बन चुके हैं वो तो बहुत कम मेहनत करके ऑफिसर बन गए। अब के टाइम में जो लोग ऑफिसर बनेंगे उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कोई हमारा बात हुआ नहीं हुआ। पहले के समय में कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच में उस दौर में फिर भी ज़्यादा था उनके अकॉर्डिंग। अभी के समय में, अभी के समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे लिए जो है वो हमारे लिए सही है। तो फ्रेंड्स, अपनी सिचुएशन, अपनी करंट सिचुएशन और अपने करंट चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, उसको फेस करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ, मेरा ये मानना है। दूसरी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एक भाई साहब ने बोला कि 6 to 8 का जो पेपर है, आप बता रहे हो कि जैसे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर बनते हैं। तो देखो मैंने ये जो चीज़ बोला है ना, तो मैंने खुद से नहीं बोला, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने ये बोला था। जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था तो लोगों ने बोला कि प्राइमरी का इतना पेपर हार्ड क्यों, 9-10 से भी पेपर हार्ड प्राइमरी का आपने क्यों लिया? तो उन्होंने बोला कि देखो प्राइमरी लेवल दे करके हमने पेपर नहीं बनाया, हमने इसमें ज़्यादा कंपटीशन है तो पेपर के लेवल को हमने टफ रखा सिलेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उसके पेपर के लेवल को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार करते हैं। उन्होंने ये बात कहा था, वही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बोला था। और उसके ऊपर भाई साहब ने कमेंट्स क्या किया कि आप तो ऐसे वीडियो बनाते हो कि मतलब ऐसे करने का मन करता है वैसे। तो देखो, किसी को भी निगेटिविटी फैलाने से पहले, नेगेटिव बोलने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक लेना चाहिए और खुद सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हो तो ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने जो भी बोला था तो वो पिछली प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर बोला है, ठीक है। हमने खुद पेपर दिया है, खुद हमने सभी लेवल को देखा है, वॉच किया है, तब हमने बोला है। और ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था खुद ही कि इसलिए हम लोगों ने ऐसा पेपर टफ मतलब बनाया था। प्राइमरी भले ही था लेकिन पेपर का जो लेवल था वो टफ इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था। तो ये बात तो मैंने बोला था और तो कुछ मैंने नहीं बोला था, लेकिन इसके सेंस को मतलब समझने का जो तरीका था वो हो सकता है कि आपका अलग होगा। फिर बाद में उसी चीज़ को आप भी बोल रहे हो कि लेवल टफ हो सकता है, सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार 6 to 8 का पेपर उठाकर देख लेना, बीपीएससी टीआरई 2 कहीं आप देख लेना और 9-10 का भी देख लेना, दोनों देख लेना। उसके बाद दोनों में आप कंपेयर करना और देखना कि 6 to 8 तक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारी बीपीएससी टीआरई में कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई टॉपिक फिक्स करके बीपीएससी ने दिया है क्या कि 6 to 8 में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9-10 में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं। आपकी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई टॉपिक फिक्स करके दिया है? नहीं, कोई टॉपिक फिक्स करके तो नहीं दिया। जैसे मान लो आपका मैथ्स है तो मैथ्स में कोई टॉपिक फिक्स करके दिया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है? नहीं, हम लोग प्रीवियस जो भी एग्जाम है उसके बेस पर तैयारी कर रहे हैं, उसी के बेस पर। तो 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो सारे क्वेश्चन 6 to 8 ही स्टैंडर्ड के थे? नहीं। कभी भी जो कंपटीशन होता है जो आप बच्चों को पढ़ाते हो उससे अपर लेवल का होता है। अपर लेवल का होने का मतलब, आपका कहने का मतलब था कि 6 to 8 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल आप पूछा जाएगा? नहीं भाई, लेवल तो आप पूछा ही जाएगा।
का 6 to 8 के ऊपर की क्लास की भी क्वेश्चन पूछी गई थी। आपको नहीं मालूम है तो आप पेपर उठाकर देख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी बोला तो ऐसे नहीं बोला, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, खुद पेपर दिया, तो मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ी ना बोल दी। आप पेपर को उठाकर देख लो तो एक बार सही से, फिर आप बोलना। 6 to 8 में क्वेश्चन, 6 to 8 में BPSC TRE 2 हो या जो थर्ड कैंसिल हुआ उसको भी आप उठाकर देख लो। TRE थर्ड तो मतलब बहुत ही ईजी था, इसको मैं नहीं बोलूँगी। TRE 2 को उठाकर देख लो। 9th-10th का पेपर उठाकर देखना। 9th-10th का जो लेवल था, क्या सभी जो पेपर दिए हैं वो ये नहीं एनालिसिस में अपना बताए थे कि 9-10 से टफ़ था 6 to 8। टफ़ कहने का मतलब क्या था? टफ़ कहने का मतलब था कि क्या 11-12 से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे? बिल्कुल पूछे गए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, देखो सारे क्वेश्चन ही होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं जो कि अपर क्लास से पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 to 8 का जब आप पेपर दे रहे हो ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप नोटिफिकेशन देखे होंगे आया था तो उसमें दिया हुआ था कि ग्रेजुएशन लेवल तक हम जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल तक पूछ सकते हैं, तो +2 का क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आप बोल रहे हो +2 का नहीं पूछेंगे, +2 का थोड़ी पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है वहाँ तक हम टच कर सकते हैं। और +2 के भी क्वेश्चन को उन्होंने टच करा था। जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में पढ़ा जाता है उसी लेवल का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं पूछा गया था। 6 to 8 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन का जो लेवल था क्लास 10 तक नहीं था, उसके ऊपर का था। क्लास 10th के NCERT उठाकर देख लो, जो क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया था, क्या वो क्वेश्चन का लेवल क्लास 10th का NCERT का था? नहीं था, उससे ऊपर का था। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो आपका लेवल है वो हाई रहेगा 6 to 8 का। जैसे आप लोअर में जा रहे हो उतना ही आपका पेपर का लेवल अच्छा रह रहा है, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप वैसे आपका लेवल उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना नहीं। देखो जब आप 9-10 का पेपर दे रहे हो तो 11-12 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन 11-12 का जब आप पेपर दोगे ना, 11-12 का NCERT केवल आप करके जाओगे ना, तो आपका अच्छा से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ऐसा नहीं, TRE 2 में बहुत सारे ऐसे मतलब कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने NCERT स्टडी किया था तो उन्होंने क्रैक किया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, +2 की अच्छे से आप कर लो। लेकिन जब आप 6 to 8 का पेपर देने जाओगे तो केवल 8वीं क्लास तक आप बनाकर जाओगे ना, 6ठा 7वां 8वां इसका मैथ्स बनाकर जाओगे ना, तो आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके ऊपर का आपको पढ़ के जाना होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल में जा रहे हो वैसे वैसे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आपको ये नहीं सोचनी है प्राइमरी वाले लोगों को, मतलब अपर वाले लोग ये सोचते होंगे कि अच्छा प्राइमरी का पेपर है ये तो ईजी होगा। नहीं, प्राइमरी का ही सबसे टफ है, प्राइमरी में ही कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी का ही क्वालिफाई करने में ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने खुद देखा TRE 2 में कि 6 to 8 जिसका नहीं निकला, आप बताओ कि जिसका PGT निकल जाएगा उसका TGT क्यों नहीं निकला, उसका 6 to 8 क्यों नहीं निकला? सोचने वाली बात है ना। तो ये नहीं है कि पेपर मतलब जो लो लेवल का पेपर है उसका स्टैंडर्ड भी पेपर का लो है, यानी 6 to 8 का पेपर है तो आसान होगा, प्राइमरी का तो और आसान होगा, ऐसा नहीं होता है BPSC में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार देखो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, नहीं तो फिर इसी तरीके से अंधेरे में अंधकार में आप रह करके तैयारी करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप BPSC का प्रीवियस ईयर का पेपर अपना आधार बनाओ, कुछ नहीं, किसी का आप मत सुनो, ठीक है, किसी पर आप ट्रस्ट मत करो। आप BPSC का जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना उसके ऊपर आप ट्रस्ट करो, उसको आप देखो, उसको एनालिसिस करो खुद से। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो तो इतने आप सभी लोग समझदार हो, ठीक है, कि खुद एनालिसिस करके समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।